अभिमान प्राप्ति के केबिन में पहुंचा तो देखा कि प्राप्ति अपने ही ध्यान में काम में लगी हुई थी और इतनी ज्यादा मगन थी वो कि अभिमान के आने का उसे कुछ पता ही नहीं चला। और उसके चेहरे से यह भी साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में है और इसकी वजह अभिमान अच्छे से जानता था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुई आवाज के साथ बहस थी। वो लैपटॉप में अपने काम में लगी हुई थी। अभिमान आराम से जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। कोहनी को टेबल पर रखकर हाथ को गाल पर लगाकर वो एकटक प्राप्ति को देखने लगा। प्राप्ति काम कर रही थी लेकिन गुस्से में। वो एक डिजाइन पर काम कर रही थी लेकिन गुस्से की वजह से सब खराब हो रहा था। उसने चिढ़कर लैपटॉप जोर से बंद कर दिया तो सामने ध्यान गया तो सामने बैठे अभिमान पर नजर गई, जो कि उसे ही अपलक देखे जा रहा था। वो हैरान हुई उसे वहां देखकर। अभिमान वैसे ही बैठे हुए बोला, अरे अरे रुक क्यों गई आप, कंटिन्यू कीजिए ना। प्राप्ति हैरानी से, क्या कंटिन्यू करें भाई, अपना वो गुस्से वाला फेस बनाना। कसम से बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक 5 साल की बच्ची जिसको चॉकलेट न मिल पाने पर वो गुस्सा हो जाती है, मुंह फुला लेती है। इतना कहकर वो हंसने लगा और प्राप्ति उसे गुस्से से घूरने लगी और बोली, आप यहाँ अपना सारा काम छोड़कर मेरा मजाक बनाने आए हैं। अभिमान अपने दोनों हाथ बांधकर अपनी चिन पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं तो मैं तो यहाँ किसी और काम से आया था, लेकिन आपको यूं देखकर वो भूल गया। क्या काम से आए थे आप? वो सब छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि आपके गुस्से की वजह क्या है। सुबह सुबह आपका मूड इतना खराब क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अभिमान जानबूझकर उससे पूछ रहा था कि वो उसे अपनी परेशानी बताती है या नहीं, आवाज के बारे में कोई बात करती है या नहीं। लेकिन उसे पता ही था कि प्राप्ति अपनी प्रॉब्लम तो उससे शेयर करने से रही। फिर भी उसने यूं ही उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछ लिया था, ताकि प्राप्ति गुस्से के जरिए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ले बाहर। प्राप्ति ने अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा और गुस्से से बोली, कुछ लोग दुनिया में शायद यही सोच कर आए होते हैं कि किसी को परेशान किए बिना चैन नहीं आएगा उन्हें। अभिमान आंखों को छोटा करते हुए बोला, क्या मतलब है? किसने परेशान किया तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप बताइए क्या काम था आपको? वो एक्चुअली अलका जी का फोन आया था मुझे, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने मेरे फोन पर कर लिया। कह रही थी कि तुम्हारे बेटे के बर्थडे वाले दिन के लिए उसके पहनने के लिए कैसे स्टाइल के कपड़े लेने हैं। वो शायद उसके साथ मॉल गई थी, इसलिए कह रही थी कि अब एक दिन ही बचा है तो तुम बात करके बता दो उन्हें। प्राप्ति हैरानी से बोली, दीदी ने आपको फोन किया और वो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। और एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? एक दिन बचा है? एक दिन कैसे, अभी तो 2 दिन पड़े हैं पूरे। 22 जुलाई को जहान का बर्थडे है। आपको किसी और का फोन आया होगा। पहली बात कि दी के पास आपका नंबर कहाँ से आएगा? कुछ भी बोल रहे हैं आप, हवा में तीर छोड़ रहे हैं। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ दी को। इतना कहकर उसने जल्दी से अलका को फोन लगा लिया और अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि उसका मिशन कामयाब हो गया। जो पता करना था वो तो उसे पता चल गया था। वो मन में प्राप्ति की तरफ देखते हुए बोला, जिसे फोन करना है कर लो जानम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा काम तो बन गया। हाँ सही कहा तुमने, मैंने हवा में ही तीर छोड़ा था लेकिन वो तीर सीधे जाकर निशाने पर लगा है। वेल डन अभिमान, वेल डन। वो धीरे से अपने कंधे को थपथपाने लगा, अपने काम के लिए वो खुद को ही शाबाशी दे रहा हो। जैसे प्राप्ति ने अलका को फोन लगाया और बोली, दी आप शॉपिंग पर जाने वाली हैं, आपने मुझे बताया नहीं। अलका हैरानी से, क्या मैं कब शॉपिंग पर जाने वाली थी? और जाती तो तुझे बताकर जाती ना। ये सुनते ही प्राप्ति ने अभिमान को मुड़कर घूर कर देखा, जिससे अभिमान समझ गया कि उसका झूठ पकड़ा गया शायद। उसने अपनी दोनों भौहें ऊपर करते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। तभी प्राप्ति कुछ बोलने को हुई कि इतने में अभिमान ने प्राप्ति के पीछे से आकर उससे फोन छीन लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्राप्ति को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। अभिमान फोन लेने के लिए एकदम उसके पास आ गया और प्राप्ति ने मुड़कर देखा तो वह एकदम उसके पास खड़ा था। मुश्किल से कुछ इंच का फासला होगा दोनों के बीच। अभिमान ने एकदम फोन उसके हाथ से छीना तो प्राप्ति के मुड़ने से उसके हाथ अभिमान की चेस्ट पर आ गए, जिससे अभिमान की तेज चल रही धड़कनों को वो साफ साफ महसूस कर पा रही थी, जो कि अभी अभी प्राप्ति के करीब आने से हुई थी। अभिमान की नज़र प्राप्ति पर और प्राप्ति की नज़र अभिमान पर कुछ देर के लिए ठहर गई। इधर अलका हेलो हेलो कर रही थी लेकिन दोनों को ख्याल नहीं रहा उसका। प्राप्ति को जैसे ही होश आया उसने अभिमान से अपने हाथ दूर किए और पलटकर खड़ी हो गई।
अभिमान ने भी जल्दी से फ़ोन कान पर लगाया और बोला, हेलो अलका जी, मैं अभिमान। अलका मुस्कुराते हुए बोली, जी अभिमान जी, बोलिए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ? मैं भी एकदम ठीक हूँ। वैसे आप भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। अलका हैरानी से, हमारी बात? कब? अभी थोड़ी देर पहले ही हुई, जब प्राप्ति जी का फ़ोन नहीं लग रहा था। भूल गई आप? अभिमान ने इस तरीके से बोला कि अलका जी को कुछ समझ आ जाए कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, तो वो बोली, अरे हाँ, अभी तो बात हुई थी हमारी। सॉरी, मैं भूल गई। हाँ, और आपने कहा था ना कि आपको जहान के लिए कपड़े खरीदने हैं, तभी तो आपने मुझे फ़ोन किया था। फिर आपने मॉल जाना कैंसिल कर दिया। अरे हाँ, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि कल चली जाऊंगी, अभी टाइम है 2 दिन का हमारे पास। अच्छा, आपने 2 दिन कहा था, मुझे एक दिन सुनाई दिया। ये बातें करते हुए अभिमान ने फ़ोन को स्पीकर पर कर लिया था ताकि प्राप्ति को भी सब सुनाई दे। अलका बोली, अच्छा आपने गलत सुन लिया होगा शायद। हाँ, तभी तो मैं आपकी खड़ूस दोस्त को बता रहा था कि आपका फ़ोन आया था। वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। उन्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप ही बता दीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इतना कहकर उसने प्राप्ति के पीछे से ही अपना फ़ोन उसके आगे कर दिया, जिससे फिर से एक बार दोनों पास थे। मगर यह नज़ारा केबिन के बाहर से देखकर एक जोड़ी आंखें बहुत कुड़ रही थीं। अरमान को अपने करीब फिर से पाकर इस बार प्राप्ति की भी धड़कन उसको धोखा दे गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरमान उसके कान के पास जा धीरे से बोला, पहले फ़ोन पर बात कर लो, बाकी हमारा सीन तो यूं ही चलता रहेगा। उसकी बात पर प्राप्ति कुछ रिएक्ट करने लगी, लेकिन फिर फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन कान को लगाया और बोली, हाँ जी दी, क्या हुआ? प्राप्ति, तेरी फिर से सर से बहस हुई क्या? तू क्यों उनसे बहस करती रहती है? इतने अच्छे तो है वो, पता नहीं तुझे क्या प्रॉब्लम है उनसे। इतना सुनते ही प्राप्ति ने मुड़कर अभिमान की तरफ देखा, जो कि ऐसे मुस्करा रहा था जैसे कि कोई मेडल उसके गले में पहना दिया गया हो। असल में फ़ोन का स्पीकर ऑन था और प्राप्ति उसे ऑफ करना भूल गई थी, इसलिए अभिमान ने अलका की सारी बात सुन ली थी। तभी तो अपनी तारीफ सुनकर उसकी मुस्कुराहट 1 फीट चौड़ी हो गई थी, जिसे देखकर प्राप्ति चिढ़ गई और फोन का स्पीकर ऑफ करके बोली, दी मैं घर आकर आपसे बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और मुड़ी तो देखा कि अभिमान अभी भी वैसे ही मुस्कुरा रहा था। वो आंखें छोटी करते हुए बोली, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है अपनी तारीफ पर। अभिमान अपना कॉलर ठीक करते हुए इतरा कर बोला, अरे अब अपनी तारीफ पर इंसान को खुशी होना चाहिए ना। आपकी तारीफ हुई है क्योंकि करने वाले को नहीं पता ना कि आप कितने बड़े कांडी हो। अच्छा, मैंने कौन सा कांड कर दिया भला? मुझे तो पता भी नहीं। अरमान उसके पास आते हुए बोला, हाँ आपको तो कुछ पता ही नहीं होता, आप तो बहुत मासूम हो ना। मासूम? इतना कहते हुए वो उसके एकदम करीब आ गया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और बोला, मासूम, वो तो तुम हो और मैं कांडी, है ना? अरमान के एकदम करीब आकर ऐसे अचानक से खींच लेने से उसे कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब उसे जब एहसास हुआ तो कुछ समझ नहीं आया। वो गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई, जो मेरा काम है। अरमान अपनी भौहें उचकाते हुए बोला, क्या क्या मतलब है आपका? मतलब मैं वही कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता रहता हूँ, मतलब कांड। क्या? प्राप्ति आंखें बड़ी करते हुए बोली। तो अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? अभी डर लग रहा है कि कहीं सच में मैं कोई कांड ना कर दूं? हाँ, प्राप्ति मुंह बनाते हुए बोली, हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता आपसे। अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता मुझसे डर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में हिम्मत ही नहीं है कोई कांड करने की। ठीक है, फिर आज तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाई ही दी जाए। क्या कहती हो? इतना कहते हुए वो उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा और प्राप्ति हैरानी से कभी उसे तो कभी इधर उधर देखती। अभिमान उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और प्राप्ति ने झटके से उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और अभिमान उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा। प्राप्ति बोली, बेशरम इंसान, ऑफिस में है, आपको ये भी ध्यान नहीं आता? ऐसी हरकतें करने से पहले अभिमान उसके एकदम और करीब आते हुए बोला, ओहो, तुम सही कह रही हो। ये सब हरकतें तो हमें अपने बेडरूम में करनी चाहिए ना। पर क्या करूं? उसके पास आकर उसकी ओर झुकते हुए, जब भी तुम सामने आती हो ना, सब भूल जाता हूँ। सब जगह माहौल, सिचुएशन, किसी चीज का होश नहीं रहता। प्राप्ति उसके चेहरे से उसके भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभिमान की बातों में अक्सर उसे ईगो फील हुआ करता था पहले, लेकिन आज उसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आज उसे कुछ अलग सा फील हो रहा था।
लेकिन उसने खुद की इस बात को नज़रअंदाज करके उससे नज़रें फिरा लीं और एक कदम पीछे हटकर बोली, क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं कुछ और कह रही हूँ और आप कुछ और समझ रहे हैं। अच्छा तो फिर तुम अच्छे से समझा दो ना कि क्या कह रही हो। तुम समझाओगी तो अच्छे से समझ जाऊंगा। आज अभिमान पूरी शरारत के मूड में था, लेकिन प्राप्ति के लिए हैंडल करना मुश्किल सा लग रहा था। अभिमान का बदला हुआ रूप उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो बोली, आपका यहाँ आने का काम जो भी था वो अगर हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं सर। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? वो अपनी चेयर की ओर जाते हुए बोली तो अभिमान अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए और होंठ एक्सपेंड करते हुए बोला, ठीक है तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए पलटा तो विद्या अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस विद्या। विद्या मुस्कुरा दी तो अभिमान अपनी नज़रें पीछे की ओर करते हुए, जहाँ प्राप्ति अब अपनी चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लग गई थी, बोला, वैसे विद्या जी, ये मुस्कुराने वाला कोर्स क्या आपकी दोस्त ने नहीं किया है? उसकी बात सुनकर प्राप्ति उसकी तरफ देखने लगी और विद्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और अभिमान से बोली, क्यों सर, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मैंने कभी देखा नहीं ना आपकी प्यारी दोस्त को मुस्कुराते हुए, बस इसीलिए पूछ लिया। विद्या बोली, ऐसा नहीं है सर, मेरी प्राप्ति जब मुस्कुराती है ना तो उसकी हंसी के आसपास का सारा माहौल खिल उठता है। उसकी हंसी की किलकारी से सब कुछ महक उठता है। अच्छा लेकिन फिर आज तक ये आलम मैंने तो देखा नहीं। यह बात कहते हुए भी उसकी नज़र प्राप्ति की तरफ ही थी। विद्या बोली, वही प्रॉब्लम है बस कि ये आलम बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, क्योंकि जल्दी हंसना मुस्कुराना देखना नसीब नहीं होता ना, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद। अभिमान बोला, मैं इंतजार के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस इंतजार का फल भी उतना ही मीठा होना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी दे सकती हैं आप? विद्या सोच में पड़ गई और कुछ बोल नहीं पाई। तो अभिमान बोला, रहने दीजिए आप, मैं खुद ही अपने आप को गारंटी दे देता हूँ। खुद पर इतना भरोसा तो है मुझे। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चल दिया और विद्या हैरानी से उसे देखने लगी और वहीं प्राप्ति के लिए अभिमान के बदले हुए बिहेवियर को समझना बहुत मुश्किल लग रहा था। विद्या प्राप्ति की तरफ जाते हुए बोली, ये सर को क्या हुआ अचानक से? इनके मुंह से शहद क्यों टपक रहा है? प्राप्ति ने अपना सर झटकते हुए बोली, मुझे नहीं पता इनके बारे में कुछ भी। तू भी छोड़ना, उनके बारे में सोचकर अपना ही दिमाग खराब करेगी। वो खुद अपने आप को नहीं समझ पाते तो हम क्या ही समझ लेंगे। हाँ ये भी सही कह रही है तू, कहते हुए वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वहीं अभिमान जैसे ही अपने केबिन में गया, उसका फोन बजने लगा। अभिमान ने फोन उठाया और एक अनजान आवाज उसके कानों में पड़ी। दूर रहो उससे। अभिमान की आंखें छोटी हो गईं आवाज सुनकर। वो बोला, क्या? कौन हो भाई? रॉन्ग नंबर लग गया है। मेरा नंबर तो राइट है, लेकिन अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना तो तेरा नंबर गलत हो जाएगा, वो भी जिंदगी की फोन बुक से। ये बात सुनते ही अभिमान अपनी चेयर से उठते हुए बोला, कौन बोल रहा है और ये क्या बकवास किए जा रहे हो कौन तुम? और हिम्मत कैसे हुई अभिमान खंडेलवाल को धमकी देने की? लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे तो जान प्यारी है, इसलिए कह रहा हूँ कि दूर रहो मेरी जान से, अगर अपनी जान से प्यार है तो। अब अभिमान का पारा चढ़ने लगा था। वो गुस्से से बोला, अगर धमकी देने का इतना शौक है ना तो सामने आकर धमकी दे। अगर तेरी जुबान हलक से ना खींच ली ना तो मेरा नाम भी अभिमान नहीं। और ये किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन सी जान है तुम्हारी? भाई जिसके आसपास तुम पूरा दिन मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हो, वही है मेरी जान, और उससे दूर रहने की हिदायत दे रहा हूँ। अब अभिमान ने कुछ सोचा तो आंखें बड़ी हो गईं। हैरानी से वो बोला, तुम जो भी हो एक बात कान खोलकर सुन लो। जिसकी बात तुम कर रहे हो ना वो अभिमान खंडेलवाल की जाना माया है, और उससे दूर रहने को तो खुद भगवान भी आकर कहेंगे तो मैं उनकी भी ना मानूं। तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए ये बात अपने छोटे से दिमाग में डाल लो और अब बताओ कि आखिर हो कौन तुम? और एक बात और, आज के बाद से अगर मेरी जानम के लिए यह जानवर गलती से भी निकला ना मुंह से तो मुझे मेरी जानम की कसम तेरी जुबान को तेरी गर्दन पर लपेट कर तुझे फांसी से लटका दूंगा। फिर सबको लगेगा कि तुमने आत्महत्या की है। आई बात समझ में? और हाँ एक बात और, अगर प्राप्ति के आसपास भी कहीं मुझे तेरी परछाई नजर आ गई ना तो उसके बाद तेरी परछाई अंधेरे में तो क्या, कभी रोशनी में भी दिखाई नहीं देगी तुझे। इसलिए अपनी धमकी अपनी जेब में रख और ये फोन भी रख। आइंदा से फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उधर से आवाज आई, हल्के में ले रहे हो ना? कोई बात नहीं, एक दिन बहुत पछताओगे। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ। प्राप्ति मेरी है और कोई भी उसके पास नहीं जा सकता सिवाय मेरे। इसलिए उससे दूरी बनाकर रखना सीख ले, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा ना कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभिमान हंसने लगा उसकी बात सुनकर और फिर एकदम सीरियस होते हुए बोला, चाचा तरस आ रहा है मुझे तुझ पर ऑलरेडी, क्योंकि अभी तू मुझे जानता नहीं है ना, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। एक बार सामने आ, तुझे अच्छे से पता चल जाएगा कि अभिमान खंडेलवाल आखिर कौन है और कितनी ताकत रखता है तुझ जैसों को उनकी औकात याद दिलाने की। और रही बात मेरी प्राप्ति की, तो अपने कान नाक आँख और अपनी बॉडी का हर सेंसर खोल कर सुन ले कि वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक प्राप्ति सिर्फ अभिमान की होगी। तो उस पर नजर रखना तो दूर, गलती से उसकी तरफ आंख भी उठाई ना, कसम है मुझे मेरी जानम की, तुम्हें जिंदा ना गाड़ दूं तो कहना। अब फोन रख, चल मेरे पास टाइम नहीं है तो उस पर वेस्ट करने के लिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और दूसरी ओर वो शख्स हैरानी से कभी फोन को देखता तो कभी इधर उधर। अरमान का पारा इस वक्त पूरी तरह चढ़ा हुआ था, तो उसे अपना गुस्सा किसी पर निकालना था। वो सोचने लगा कि किस पर निकालें। तभी उसे याद आया कि सुबह आवाज प्राप्ति को परेशान कर रहा था, जिस वजह से प्राप्ति का मूड खराब हुआ था। इसलिए उसने आवाज के केबिन के लैंडलाइन पर कॉल किया। 2-3 बार तो किसी ने उठाया ही नहीं, जिससे उसके गुस्से की आग को हवा मिल गई थी। तभी फ्रस्ट्रेट होकर उसने चौथी बार फोन लगाया तो झट से आवाज ने फोन उठाया और जल्दी से हेलो बोला। अरमान ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस उसे अपने केबिन में आने का बोल फोन काट दिया। ठीक 1 मिनट बाद आवाज उसके सामने खड़ा था और अरमान फाइल हाथ में लिए कभी फाइल की तरफ देखता तो कभी आवाज की तरफ। कुछ मिनट यूं ही चलता रहा। उसके बाद अरमान आवाज की तरफ देखते हुए बोला, अप्रोक्स 4 बार कॉल किया होगा मैंने आपको मिस्टर आवाज, एम आई राइट? आवाज अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस सर, वो एक्चुअली मैं। इतने में अरमान ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया आगे बोलने से और कहा, अभी मैंने सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जब एक्सप्लेनेशन करने को कहूँ तब कीजिए। गॉट इट? यस सर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आपने मेरा कॉल अवॉइड किया या इग्नोर? नहीं सर, ना मैंने इग्नोर किया और ना ही अवॉइड। मैं तो एक्चुअली वो कुछ सोचकर वो बोला, बाथरूम में था इसलिए बस थोड़ा टाइम लग गया। पहली बार ऑफिस में काम कर रहे हो? पहला दिन आपका आज? नहीं तो सर, क्यों? क्योंकि कहीं जाने से पहले फोन में मैसेज छोड़ना होता है। यह बात शायद आपको अभी सीखनी बाकी है ना? सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो सर झुकाकर बोला तो अरमान की हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने खुद को दोबारा सीरियस किया और बोला, यू बेटर भी, ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। आगे से हुआ तो आई विल फाइन यू इमीडिएटली। अब काम की बात करते हैं। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक मेल भेजा है। उसमें हमारे सारे क्लाइंट्स की डिटेल प्लस हमें उनके साथ काम करते हुए कितना टाइम हो गया है और साथ में किस क्लाइंट से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ये सब डिटेल्स भी हैं। तो तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें सभी क्लाइंट्स की डिटेल पढ़कर ये पता लगाना है कि किस साल हमें किस क्लाइंट से कितना फ़ायदा हुआ और सबसे बड़ी बात उसकी वजह क्या थी, ताकि हमें यह पता चले कि अब तक हमने कितने क्लाइंट बनाए हैं और उनमें से कितने हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहे और कितने कम, ताकि जो कम फायदे वाले थे उनसे हम फ्यूचर में उनसे कोई बिजनेस रिलेशन ना रखें। क्योंकि आवाज़ की तरफ कड़क निगाहों से देखते हुए, क्योंकि जो किसी काम का नहीं हमें वो चाहिए ही नहीं। आवाज़ उसकी निगाहें भांप रहा था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मन मारकर सुन रहा था सब। अरमान बोला, जाओ और काम शुरू करो और हाँ, आज शाम तक यह काम खत्म होना चाहिए। नाउ यू में लीव। इतना कहते ही उसने अपनी 2 उंगलियों से उसे बाहर जाने का इशारा किया और आवाज चुपचाप बाहर चल दिया। और उसके जाने के बाद अरमान बोला, अब पता चलेगा तुम्हें मेरी प्राप्ति को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। आवाज कुड़ते हुए अपने केबिन में गया और मुंह बनाकर काम करने लगा और साथ में गुस्से में बोला, क्या इंसान है ये, ना खुद चैन से बैठता है और ना किसी और को बैठने देता है। काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं इसे। ऐसे इंसान से तो कोई अरेंज मैरिज भी ना करे, प्यार तो दूर की बात। लेकिन पता नहीं इसे मैं ही क्यों दिखता हूँ, जब देखो तब मुझे ही उल्टे सीधे काम देते रहता है। अगर बात प्राप्ति की ना होती
तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बस एक बार प्राप्ति मान जाए, फिर मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना कहते हुए वो काम करने लगा, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन अभिमान का दिया हुआ काम तो उसे करना ही पड़ता। तो बस लगा था वो। प्राप्ति और विद्या आपस में बात कर रही थी, और बातों बातों में विद्या बोली, वैसे प्राप्ति यार, एक बात समझ में नहीं आती मेरे। कौन सी बात? प्राप्ति लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली। तो विद्या बोली, आजकल मुझे अपने सर का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है, खासकर तेरी तरफ। उसकी बात सुनकर प्राप्ति ने एकदम से नजरें कर उसे देखा, थोड़ा घूर कर। तो वो बोली, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? क्योंकि तू बहुत ज्यादा बोलने लगती है कई बार। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं जो मुझे लग रहा है वही कह रही हूँ। तू भी तो ध्यान देना। जब हम यहाँ आए थे तब सर कैसे चिढ़ते रहते थे, हर बात पर। मुस्कुराहट कभी दिखती ही नहीं थी उनके कभी चेहरे पर अब जब देखो तब एक मुस्कुराहट रहती है। और खास करके जब भी तू उसके आसपास होती है, तब तो ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से खिल गए हों। न किसी बात पर गुस्सा करते हैं, न किसी को डांटते हैं। ये चीज नोटिस करने वाली है यार। तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है विद्या की बच्ची। ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा आराम दे, थक जाएंगे वो। प्राप्ति खींचते हुए बोली। तो विद्या बोली, तू तो ऐसे इरिटेट हो रही है जैसे तू खुद भी ये बात जानती हो, पर मानना नहीं चाहती हो। क्या तूने भी नोटिस किया है उनका तेरे प्रति बदलता हुआ व्यवहार? विद्या अपनी भौहें उचकाते हुए बोली। तो प्राप्ति ने फाइल उठाकर उसके हाथ पर दे मारी, जो उसने टेबल पर रखा हुआ था। आउश! कितनी जोर से मारा तूने, प्राप्ति की बच्ची। तू अपना मुंह बंद नहीं करेगी तो ऐसे ही मार खाएगी मेरे से। मैंने कौन सा झूठ कहा है, बल्कि मुझे तो लगता है कि सर को तुझे प्यार व्यार हो गया है। विद्या उठकर ये बात बोली, और उसके साथ ही बिना रुके रॉकेट की स्पीड से केबिन से बाहर चली गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात बोलने के बाद वो वहां रुकी तो प्राप्ति उसका खून कर देगी। उसकी बात सुनकर प्राप्ति हाथ में फाइल लेकर उठी और उसके पीछे लगभग भागी, लेकिन तब तक विद्या केबिन से जा चुकी थी। लेकिन प्राप्ति के हाथ में फाइल उसी तरह से थी जैसे वो विद्या को मारने ही वाली थी। अब विद्या तो जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो केबिन के दरवाजे तक पहुंची, वो फाइल दरवाजा खोलते ही अभिमान के मुंह पर जा लगी, और प्राप्ति वहीं रुक गई। जैसे उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या कर डाला, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और पैर वहीं जम गए, और हाथ से फाइल की पकड़ भी छूट गई और फाइल नीचे गिर गई। अभिमान की आंखें बंद हो गई थी फाइल की वजह से। तो जब फाइल नीचे गिरी तो उसने अपनी आंखें खोली और प्राप्ति की तरफ देखा, जो वैसे ही खड़ी थी बिना किसी मूव के। अभिमान ने फाइल नीचे से उठाई और फाइल प्राप्ति के आगे करके बोला, तो ये तरीका है आपका अपने बॉस का स्वागत करने का? हाँ। प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान ने उसके सामने हाथ हिलाया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। तो अभिमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसके कान के पास आया और धीरे से बोला, क्या शादी के बाद भी मेरा स्वागत ऐसे ही होने वाला है? प्राप्ति यह सुनते ही 2 कदम पीछे हट गई। तो अभिमान मुस्कुराने लगा और बोला, क्या हुआ जानम, शर्म आ गई क्या? वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि स्वागत कैसा भी हो, लेकिन तुम होनी चाहिए बस। बताओ, होगी ना मेरे पास तुम? प्राप्ति बोली, आई एम सॉरी सर, वो गलती से हो गया। ये गलती मुझे पूरी जिंदगी चाहिए तुमसे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? वही जो तुम सुन रही हो, वही कह रहा हूँ मैं जानम। यह सुनकर प्राप्ति की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से अभिमान की तरफ देखने लगी, क्योंकि जब पहले उसने यह कहा था तब प्राप्ति ने ध्यान नहीं दिया था। वो बोली, सर प्लीज, क्या हुआ? क्यों प्लीज? अभिमान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। तो प्राप्ति बोली, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर? अच्छा नहीं लगता इतना मजाक। मजाक की भी कोई हद होती है। सही कहा तुमने, मजाक की हद होती है, लेकिन सच्चाई की कोई हद नहीं होती प्राप्ति। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप प्लीज चुप हो जाइए सर। आप क्यों मेरे साथ ऐसी बातें करते हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आपकी ऐसी बातों से खुश हो जाऊंगी और आपकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बात सुनते ही अम्मान ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या कहा अभी तुमने? कैसी बात? कौन सी बात? एक्सप्लेन करना जरा। फिर थोड़ा रोकते हुए, 1 मिनट, क्या तुम वही कहने की कोशिश कर रही हो जो मैंने समझा? प्राप्ति ने नजरें झुका ली। उसकी बात पर तो अभिमान को यकीन हो गया कि जो वो समझ रहा है प्राप्ति ने वही कहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो झुककर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए बोला, बोलो, जो मैं समझ रहा हूँ तुम वही कहना चाहती थी ना, कि मैं तुम्हें किस नज़र से देखता हूँ? प्राप्ति मुड़ने को हुई
तो अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और झटके से अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख कर उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक साइड हो गया दरवाजे से। प्राप्ति हैरानी से अचानक हुए वाकया को समझने की कोशिश कर रही थी। प्राप्ति हैरानी से अभिमान की तरफ देखने लगी। अभिमान ने उसे दीवार से लगा दिया और खुद उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। प्राप्ति ने नजरें फेर ली और दूसरी ओर देखने लगी। अभिमान ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोला, बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी वैसी सोच रखता हूँ? प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान बोला, अगर तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ है तो ये बात मेरी आंखों में देखकर कह दो एक बार। प्राप्ति ने उसकी तरफ एक नजर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अभिमान उसके चेहरे को हाथों में थामकर बोला, मुझे भले ही गलत समझ लेना लेकिन मेरे इश्क पर शक मत करना। नजरें फेरना भी नहीं हमसे कभी, नजरों से मिलाप भी बेशक मत करना। उसकी इस बात पर प्राप्ति ने उसकी तरफ देखा तो अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सही कह रहा हूँ मैं। मेरी नियत पर कभी शक मत करना तुम। मैं अपने लिए बुरा सोच सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। प्राप्ति अब थोड़ा असहज महसूस कर रही थी तो वो बोली, सर प्लीज जाइए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है कि मेरे करीब आने से तुम फिर से उन्हीं सब एहसासों को महसूस करने लग जाओगी जिनसे तुम भागती रहती हो? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। आप कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। बताओ, क्या नहीं भागती तुम इन फीलिंग्स से? कैसी फीलिंग्स सर? फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती। इमोशंस नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। ये सब सिर्फ ढकोसले होते हैं, कहने की बातें होती हैं। प्राप्ति इस बार पूरी कड़क आवाज में बोली। उसके अंदर का गुबार बातों से शायद बाहर आ रहा था। अभिमान बोला, ढकोसले इंसान करता है ना कि फीलिंग्स। प्यार को मजाक इंसानों ने बनाकर रखा है तो गलती इंसान की है ना कि फीलिंग्स की और इमोशंस की। बात तो एक ही है ना सर? हाँ शायद, क्योंकि कई बार हमें दर्द देने वाले की बजाय दर्द पर ही गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम खुद को ही तकलीफ पहुंचा देते हैं बजाय उसके तकलीफ देने वाले को सजा देने के। और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम उस सिचुएशन से भाग सकें। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं, वो फिर कभी बताऊंगा फुर्सत में। फिलहाल क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है आपके हाथ की? अभिमान ने आंख मारते हुए कहा। वो अब माहौल को थोड़ा लाइट करना चाहता था शायद। प्राप्ति बोली, आपको अभी भी मेरे हाथ की चाय पीनी है? सीरियसली? हाँ सीरियसली। और ये मैं जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। आपके ही हाथ की चाय पीऊँ मैं पूरी जिंदगी। प्राप्ति जल्दी से उसे साइड करते हुए बोली, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लेकिन अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? आज अभिमान प्राप्ति को सताने के मूड में था बिल्कुल। उसने हाथ पकड़ा कि तभी प्राप्ति के केबिन का दरवाजा एकदम से खुला और जहान दौड़ते हुए अंदर आया और उसके पीछे पीछे अलका भी। जहान इधर उधर देखने लगा। उसका ध्यान एक तरफ गया जहाँ प्राप्ति का हाथ पकड़े खड़ा था। उनका ध्यान भी एकदम से उस तरफ गया तो जहान को देखकर प्राप्ति खुश हुई और साथ में एम्बुलेंस भी। उस टाइम की सिचुएशन के कारण जहान भागते हुए प्राप्ति के पास आया और उसे हक कर लिया। अभिमान ने भी प्राप्ति का हाथ छोड़ दिया लेकिन जहान ने पहले ही नोटिस कर लिया था। प्राप्ति भी जहान को गले लगाकर बोली, अरे जानू, आप यहाँ? प्राप्ति के मुंह से जानू सुनकर अभिमान की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से देखने लगा उसकी तरफ। और साथ में मन में एक सुकून की लहर भी दौड़ गई थी, यह जानकर कि जिस जानू से वो अब तक जलता आ रहा था वो तो उसका बेटा है ना कि बॉयफ्रेंड। वो हल्का सा मन ही मन मुस्कुरा दिया। तभी जान प्राप्ति से अलग हुआ और बोला, हाँ मम्मा, मैं और मौसी मेरे बर्थडे की शॉपिंग के लिए आए हैं। प्राप्ति ने अलका की तरफ देखा तो वो बोली, हाँ प्राप्ति, तेरा फोन आने के बाद से जो इसने जिद पकड़ी है ना शॉपिंग करने की, क्या ही बताऊं। मैंने तो कहा कि कल चलेंगे लेकिन ये यहाँ से माने तब ना। बोला आज ही चलेंगे और वो भी तुझे साथ लेकर। भाई मैं तो इसकी जिद के आगे हार गई। अब तू ही समझा अपने लाडले को, इसलिए तेरे पास लेकर आई हूँ। प्राप्ति घुटनों के बल बैठी और जहान से बोली, जानू ये गलत बात है ना फिर? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मौसी को कभी तंग नहीं करोगे, फिर आज क्यों कर रहे हो आप? जहान बोला, अरे मम्मा, मैं कौन सा रोज रोज तंग करता हूँ मौसी को? अब तो मेरा बर्थडे है तो अब तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी ना। प्राप्ति बोली, ऐसा नहीं होता बेटा। चाहे कुछ भी हो, हमें कभी बड़ों को तंग नहीं करना चाहिए। कोई कुछ बोलता कि उससे पहले अभिमान भी प्राप्ति के ठीक पास में
घुटनों के बल बैठ गया और जहान से बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आपका बर्थडे है, यानी कि आपका स्पेशल डे, तो अब तो आपकी ही चलनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तभी जहान उसकी तरफ देखकर आंखें गुस्से से छोटी करते हुए बोला, आप मेरे और मेरी मम्मा के बीच में मत बोलो। मेरी और मम्मा की पर्सनल बात है, हम खुद ही सॉर्ट कर लेंगे। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आप मुझे एक बात बताइए। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आपने अभी अभी मेरी मम्मा का हाथ क्यों पकड़ रखा था? क्या मैं ये जान सकता हूँ? उसकी बात पर अलका धीमे से मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। और प्राप्ति तो बेचारी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। और अभिमान बाबू, वो तो अपने बेटे की तीखी नजरों से नजरें मिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। आपसे कुछ पूछा है मैंने मिस्टर? वो अभिमान की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए बोला। तो अभिमान अटकते हुए कुछ सोचकर बोला, वो एक्चुअली आपकी मम्मा को ना, वो मतलब, अब आगे भी कुछ बोलिए ना। क्या सोच रहे हैं आप? आपकी मम्मा को ना चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा था कि वो कहीं गिर ना जाए। यह सुनकर प्राप्ति उसे घूर कर देखने लगी और अभिमान उसे नजर नहीं मिला रहा था। जहान ने जल्दी से प्राप्ति की तरफ देखा और उसे नीचे बैठाकर उसके चेहरे को छूते हुए बोला, आप ठीक हो ना मम्मा? क्या हुआ है आपको? मुझे बताओ। प्राप्ति बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बस वो जरा सा सर भारी हो गया था। ये बात उसने अभिमान की तरफ देखकर थोड़ा जोर देकर बोली थी, जैसे उससे सुना रही हो। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। जहान ने जल्दी से प्राप्ति को हक कर लिया और प्राप्ति उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। फिर बोला, चलो अभी मम्मा हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। मुझे अब और वेट नहीं हो रहा। अलका बोली, नहीं नहीं जहान बेटा, सुना आपने? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज नहीं जाएंगे हम। कल चलेंगे, ठीक है? जहान मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है मौसी। तभी प्योन 3 कॉफी और एक मिल्क शेक लेकर आया और अभिमान ने उसे टेबल पर रखने को कहा और वो चला गया। अभिमान ने अलका को बैठने को कहा और सॉरी भी इतनी देर तक खड़े रहने के लिए। अलका ने मुस्कुराकर इट्स ओके कहा और बैठ गई। अभिमान भी बैठ गया और उसने प्राप्ति और जहान को भी बैठने को कहा। सभी लोग कॉफी पीने लगे और जहान अपना शेक पीने लगा। अलका बोली, आई एम सॉरी मिस्टर खंडेलवाल, हमें आपको यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मुझे इसे प्राप्ति के पास लाना पड़ा। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके अलका जी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। अलका मुस्कुरा दी। यहाँ सब लोग बैठकर चिल कर रहे थे और वहीं बाहर खड़ा आभास अपनी आंखों को 2 फीट तक खोलकर खड़ा था। वो बार बार जहान को और प्राप्ति को देखे जा रहा था, जैसे कुछ कंफर्म करना चाह रहा हो। फिर उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और अपना चेहरा देखने लगा और उसके ठीक बाद जहान की तरफ देखने लगा और आंखें और ज्यादा फैला ली। वो खुद से बोला, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है? मतलब कि ये बच्चा मेरा है, मेरा बेटा है ये। वो मुस्कुराने लगा और जहान को निहारे ही जा रहा था। कुछ देर बाद वो वापस अपने केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद अलका बोली, ठीक है प्राप्ति, मैं जहान को घर लेकर जाती हूँ। इसके लिए कपड़े हम कल खरीद लेंगे, ठीक है ना? ठीक है दीदी, आप जाओ इसे लेकर, ध्यान से जाना पर। हाँ, इतना कहकर वो जाने लगे तो अभिमान ने आगे आकर जहान के आगे एक बॉक्स कर दिया और बोला, ये आपके लिए लिया था मैंने, सोचा था जब आपसे मिलूंगा तब दे दूंगा। आज मुलाकात हुई है तो ये ले लो आप। जहान बोला, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास वैसे ही बहुत सारे टॉयज पड़े हैं घर पर। हाँ, हो सकता है आपके पास बहुत सारे टॉय पड़े हों, आपकी मम्मा ने आपको दिलाए हों। यह बात उसने प्राप्ति की तरफ देखकर बोली थी। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो ये दिलाना भूल गई हो। जहान कुछ बोला नहीं, बस देखने लग गया प्राप्ति की तरफ। उसने अपनी भौहें उठाकर प्राप्ति से इशारे में जैसे कुछ पूछा था। प्राप्ति ने आंखों ही आंखों में हामी भरी तो वो अभिमान की तरफ देखकर बोला, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा, पर आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा। अभिमान उसके सामने फिर से घुटनों पर बैठ गया और उसके गाल को हल्के से खींचते हुए बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, कुछ भी हो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आई प्रॉमिस। पहले सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है जी, सुनाइए। आपको मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि आप यहाँ पर हमेशा मेरी मम्मा का ख्याल रखेंगे और उससे ज़्यादा काम भी नहीं करवाएंगे। यह सुनकर प्राप्ति और अलका हैरानी से उसे देखने लगी और अभिमान भी उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं हैरान था और साथ में खुश भी। वो प्राप्ति की तरफ देखने लगा तो प्राप्ति झट से बोली, जानू,
ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसी बात नहीं करते। नहीं मम्मा, मेरी टीचर कहती हैं कि क्लास का जो सबसे शैतान बच्चा हो उसे ही क्लास का मॉनिटर बना दो तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उसकी बात सुनकर तीनों हैरानी से उसे देखने लगे और उसकी बात समझने की कोशिश करने लगे। तो वो बोला, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अंकल बहुत इरेस्पॉन्सिबल है, इसलिए मैंने इनको मम्मा का ख्याल रखने के लिए कहा है ताकि ये थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, फिर ये एक्टिव भी हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, और अगर ये अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे तो ये एक जेंटलमैन नहीं होंगे, और ये ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इनको अपनी पर्सनालिटी से बहुत प्यार है। क्यों, सही कहा ना मैंने मिस्टर? अभिमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपकी मम्मा का प्राप्ति की तरफ देखते हुए पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस पक्का वाला वो भी। और हाँ, मैं आपको एक जेंटलमैन बन के दिखाऊंगा, कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। हाँ ठीक है, फिर देखते हैं। इतना कहकर उसने अरमान के हाथ से वो टॉय लिया और बोला, अब मैं इसे घर ले जाकर ही खोलूंगा। चलिए मौसी, हम घर चलते हैं। उसने अलका का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दिया, और बाहर खड़ा आवाज जल्दी से साइड हट गया। और जैसे वो दोनों बाहर की तरफ गए, वो फिर से जान को देखने लगा और मुस्कुरा दिया। आवाज मुस्कुराते हुए फोन में प्राप्ति की फोटो देखने लगा और बोला, देखो ना स्वीट हार्ट, मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने तो बैठे बिठाई मेरा काम आसान कर दिया। अब मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह स्वीट हार्ट, तुम कितनी अच्छी हो। और मेरा बेटा अपने चेहरे को छूते हुए, वो तो बिल्कुल मेरा जैसा ही है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया आखिर? मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर मेरे बच्चे के बारे में जानने का पूरा पूरा हक है मुझे। खैर, नहीं बताया तो क्या, मुझे पता तो चल ही गया ना। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, और वो भी मेरे बच्चे के साथ। फिर हम तीनों साथ में एक छोटी और सुखी फैमिली की तरह जिंदगी जिएंगे। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, और वो ये कि तुम खुद प्यार से तो मेरे पास आने से नहीं, इसलिए मुझे कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, जिससे तुम मेरे पास आ जाओ, ताकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही ना हो। अब तुम्हें मेरा फिर से होने से कोई नहीं रोक सकता स्वीट हार्ट। इतना कहकर वो हंसने लगा। उधर प्राप्ति के केबिन से अब अलका और जहान जा चुके थे, और अब फिर से सिर्फ प्राप्ति और अभिमान ही बचे थे। अभिमान प्राप्ति के सामने आकर बोला, सुना आपने क्या कहकर गया है आपका बेटा अभी अभी? प्राप्ति बोली, वो तो बच्चा है, क्या कहना है और क्या नहीं उसे समझ नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, पर मैंने कब कहा कि मुझे उसकी बात पर बुरा लगा या गुस्सा आया? बल्कि मैं तो कह रहा था कि प्राप्ति की तरफ झुककर उसके चेहरे के पास आकर, अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर ही दूं। आखिर एक बच्चे से किया हुआ प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? वही जो आप सुन रही हैं। आप एक बच्चे की बात को सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी बात को तो सीरियसली लेती नहीं, इसलिए अब मैं जहान की बात को ही सीरियसली लूं और आपका ख्याल रखूं। प्राप्ति पीछे हटकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई तो अभिमान बोला, अच्छा कोई बात नहीं, फेर लो मुंह मेरी बात पर, लेकिन ज्यादा देर तुम खुद को बचा नहीं पाओगी। खैर ये बताइए कि जहान की बर्थडे पार्टी पर आप मुझे इनवाइट करेंगी या नहीं? प्राप्ति मुड़कर हैरानी से बोली, लेकिन सर आपको किसने कहा कि मैं कोई पार्टी थ्रो कर रही हूँ? मैं कभी पार्टी नहीं करती सर, बस जहान के हाथों से कुछ दान वगैरह करवा कर, केक कटवा कर उसे गिफ्ट दे देती हूँ। बस यही हमारी पार्टी होती है, इससे ज्यादा कभी किया नहीं हमने कुछ। अभिमान बोला, क्या पता इस बार आप पार्टी दे ही दें, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है सर। अच्छा मान लो अगर प्लान बन गया तो क्या आप मुझे इनवाइट करेंगी? हाँ सर, अगर ऐसा होता तो मैं जरूर आपको इनवाइट करती। ठीक है, मतलब अब मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बात उसने अपने मन में कही थी और फिर बोला, चलिए अब मैं चलता हूँ, आप काम करो अपना। इतना कहकर वो चला गया फोन कान को लगाकर। प्राप्ति ने चैन की सांस ली और जाकर अपनी चेयर पर बैठी। ऐसे ही वो 2 दिन भी बीत गए। प्राप्ति ने हाफ डे लेकर जहान के लिए शॉपिंग भी कर ली, और इधर अभिमान ने अपनी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली थी। और आवाज ने अब जाने क्यों प्राप्ति को तंग करना बंद कर दिया। जो बात प्राप्ति को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन जहान की बर्थडे की एक्साइटमेंट के चक्कर में वो ध्यान नहीं दे रही थी। आज जहान का बर्थडे था। जहान अभी सो रहा था और अलका और प्राप्ति
किचन में उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही थी। उन्होंने रूम को थोड़ा डेकोरेट भी कर लिया था उसके सोते ही। तैयारी पूरी होते ही दोनों उसके पास गईं और जगाने लगी। प्राप्ति ने उसे प्यार से उसके सिर पर किस करते हुए कहा, जानू उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। जहान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली ही थी कि अलका ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया, जिस पर गाना लगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके साथ अलका ने सर पर एक बर्थडे कैप पहनी हुई थी और साथ में हाथ में पार्टी पॉप्स पकड़े हुए थे, जिन्हें उसने डांस करते हुए चला दिया था। प्राप्ति ये देखकर हंसने लगी और जहान अलका को ऐसे देखकर उठकर बैठ गया और क्लैप करने लगा। प्राप्ति ने जहान को गले से लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे जानू बच्चा, भगवान जी तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। उसके ऐसा कहते ही जहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मम्मा कितनी बार कहा है मैंने कि ऐसी बातें मत किया करो आप, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं करती ऐसी बात अब। भगवान जी तुम्हें लंबी उम्र दे और साथ में खूब तरक्की भी, ढेर सारी खुशियां भी। जहान मुस्कुराया और उसे कसकर गले लगा लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। अलका नकली खांसी करते हुए बोली, लो भाई, यहाँ तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं हम। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी तो प्राप्ति उसकी नौटंकी पर सर हिलाकर हंसने लगी। जहान ने उठकर उसे बेड पर खड़े ही पीछे से हक कर लिया और बोला, मौसी, आप कहाँ जा रही हो? आप तो मेरी क्राइम पार्टनर हैं। आपकी हमेशा ज़रूरत है मुझे। अलका उसकी इतनी सी बात पर पिघल गई और मुड़कर उसने उसे गले लगा लिया और बोली, हैप्पी बर्थडे बच्चा, मौसी लव्स यू सो मच। इतना कहकर उसने उसके गाल पर किस किया। जहान ने भी बदले में किस कर लिया। फिर दोनों नौटंकी जोर जोर से म्यूजिक लगाकर डांस करने लगे और प्राप्ति हंसने लगी उन्हें देखकर। वो दोनों प्राप्ति को भी साथ में आने का बोल रहे थे, लेकिन प्राप्ति नाश्ते का बहाना बनाकर किचन में चली गई और उन दोनों की नौटंकी चालू थी अभी भी। थोड़ी देर बाद दोनों थककर वापस आए और फिर फ्रेश होने चले गए। फिर तीनों ने नाश्ता किया और जहान तो अपनी फेवरेट डिशेस देखकर झूमने लगा था। फिर जहान बोला, मम्मा आज आपकी छुट्टी है ना? हाँ, आज मम्मा की छुट्टी है। आज मैं पूरा दिन आपके पास रहूंगी। हम बहुत एंजॉय करेंगे, तो आज हम कहीं घूमने चलें? प्राप्ति मना करने ही वाली थी कि अलका ने उसे इशारे से ऐसा करने से रोक दिया और खुद बोली, हाँ बच्चा, आज हम तीनों चलेंगे घूमने और आपके लिए शॉपिंग करेंगे। और इतना कहकर वो आंखें मटकाने लगी तो जहान बोला, और क्या मासी? और अपने हाथ ऊपर करके, जिनमें उसने टिकट्स पकड़े हुए थे, आपकी फेवरेट कार्टून मूवी देखेंगे। जहान तो उठकर उसके गले से लग गया एक्साइटमेंट के मारे। प्राप्ति ने जब अलका को न जाने को कहा तो उसने कहा कि बच्चे की खुशी के लिए तो हम लोग कर सकते हैं ना। साल बाद तो बेचारे का एक स्पेशल डे आता है, इसलिए हम जाएंगे। साथ में आज पूरा दिन मस्ती करेंगे और अब तो कुछ नहीं बोलेगी, चलकर तैयार हो जा बस। प्राप्ति अलका की बात मान गई और तैयार होने चली गई। जहान तो झूमते हुए तैयार हो रहा था और प्राप्ति भी अलका की बात मानकर तैयार होने लगी थी। उसने पहले जहान को तैयार किया और फिर खुद तैयार होने लगी। थोड़ी देर में तीनों रेडी होकर घर से निकल गए। जैसे ही वो घर से निकले, उनके पीछे एक आदमी जिसने मुंह पर मास्क लगा रखा था, उसने किसी को फोन किया और बोला, सर वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं और मैं अब से लगातार उनके पीछे हूँ। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई और उसने फोन काट कर जेब में रख लिया और फिर से उनका पीछा करने लगा। तीनों पहले अम्यूजमेंट पार्क गए। वहाँ खूब एंजॉय किया क्योंकि वो जान की फेवरेट जगह थी। वहां से निकलकर वो लोग जान की फेवरेट कार्टून मूवी देखने चले गए। 3 घंटे मूवी देखी और साथ में कुछ खाया पिया और इतने में शाम हो चुकी थी। लगभग शाम के 5 बज चुके थे। प्राप्ति बोली, चलो अब तो घर चलते हैं। घर जाकर केक भी तो काटना है ना, और रास्ते में हमें केक पिक भी करना है। अलका भी बोली, हाँ चलो चलो, वैसे भी अब थक भी गए हैं। ये जहां तो थकता ही नहीं था अम्यूजमेंट पार्क में झूले झूल कर, लेकिन मैं तो बहुत थक गई भाई। वही तो दीदी, ये पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से लाता है। मैं खुद भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन इसे देखो आप, अभी तक कितना एक्टिव है। प्राप्ति बोली तो जहान मुस्कुराते हुए बोला, देखा मम्मा, मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। प्राप्ति आंखें छोटी करते हुए बोली, अच्छा तो उसका राज भी तो बता दो ना। इसका राज मेरा भाई बॉर्नवीटा वाला दूध है, जो आप पीते टाइम नखरे करते हो। ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट आप भी ले लो, वो इतराते हुए बोला तो प्राप्ति और अलका दोनों हंसने लगी।
फिर वो तीनों घर जाने के लिए चल पड़े। वो तीनों ऑटो में बैठने ही लगे थे कि तभी जहान किसी नकाबपोश इंसान ने जहान को आकर झपट्टे से पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अलका और प्राप्ति को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। ये सब इतनी जल्दी हुआ था। वो दोनों हैरान रह गईं। उस नकाबपोश ने गाड़ी चला दी और अलका और प्राप्ति दोनों डर गईं और जल्दी से ऑटो में बैठी और ड्राइवर को उस गाड़ी का पीछा करने को बोला। जहान उसे मारते हुए बोला, छोड़ो मुझे, जाने दो, नहीं तो तुम्हारा भुर्ता बना दूंगा। वो नकाबपोश पीछे लेकर उसे बैठा था और गाड़ी कोई और चला रहा था। जो गाड़ी चला रहा था वो बोला, बातें उम्र से ज्यादा बड़ी नहीं करते तुम। जहान बोला, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत बहादुर हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे बॉर्नवीटा वाला दूध पिला पिलाकर इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं अकेला आप लोगों की चटनी बना सकता हूँ। वो गाड़ी चलाने वाला शख्स टेढ़ा मुस्कुराते हुए खुद से बोला, ये सारा किया धारा तुम्हारी मम्मा का ही तो है बच्चे, कि आज मुझे ये सब करना पड़ रहा है। खैर, अब करना तो पड़ेगा ना। जहान लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन उन लोगों ने ना गाड़ी रोकी और ना ही जहान को छोड़ा। उधर ऑटो में बैठी हुई प्राप्ति अब रोने लगी थी। वो रोते हुए बोली, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग आखिर कौन है और क्यों मेरे बच्चे को ऐसे लेकर गए हैं? आज मेरे बच्चे का खास दिन है और देखो क्या हो गया। अगर अगर उन्होंने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो? अलका उसे सांत्वना देते हुए बोली, तुम चुप हो जाओ प्राप्ति प्लीज। कुछ नहीं होगा हमारे जहान को। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम ऐसा मौका ही नहीं आने देंगे। हम उन लोगों तक पहले ही पहुंच जाएंगे और उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो प्लीज। वो लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और उतनी तेजी से प्राप्ति और अलका ऑटो की स्पीड बढ़वा रही थी। तभी प्राप्ति का फोन बजा। देखा तो विद्या का कॉल था। उसने उठाया और रोते हुए सब बताया। वो भी परेशान हो गई। प्राप्ति ने कॉल कट किया और उसे जाने क्यों सबसे पहले अभिमान का ख्याल आया कि उसे अभिमान को कॉल करके बताना चाहिए। उसने जल्दी से अभिमान को कॉल लगाया, लेकिन अभिमान का फोन स्विच ऑफ कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया कि वैसे तो आगे पीछे घूमते रहते हैं और अब जब जरूरत है तो फोन तक बंद है। उसने डिसअपॉइंट होकर फोन रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। जान वाली गाड़ी उन्होंने एक मोड़ से टर्न कर ली और उस तरफ पीछे ऑटो भी चल रहा था। वो गाड़ी एक जगह आकर रुक गई और ऑटो थोड़ा दूरी पर ही रोक लिया था उन्होंने, ताकि पता न चले उन्हें। वो लोग जहान को साथ लेकर जल्दी से बिल्डिंग के अंदर की तरफ भाग गए, जबकि जहान इतने हाथ पैर मार रहा था कि उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कार चलाने वाले शख्स ने उसे बड़े अच्छे से हैंडल किया था और उसे अंदर ले गए थे। प्राप्ति और अलका भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। प्राप्ति तो बार बार अभिमान का फोन ट्राई किए जा रही थी, लेकिन वो ऑफ ही था अभी भी। वो दोनों जल्दी से भागी, लेकिन तब तक वो लोग अभिमान को लेकर जा चुके थे अंदर। जैसे ही वो दोनों उस बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचे, देखा कि दरवाजा बंद है। प्राप्ति जोर से दरवाजा खटखटाने लगी और कहने लगी, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। उसे कुछ मत करना प्लीज। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे जान को कुछ मत करना प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। खोल दो दरवाजा, उसे नुकसान मत पहुंचाना प्लीज, खोलो ना। वो रोते हुए लगातार चिल्ला रही थी और अलका उसे चुप भी करवा रही थी और साथ में दरवाजा भी खटखटा रही थी। तभी एकदम से दरवाजा लूज हो गया, जैसे दरवाजे का फोर्स खत्म हो गया हो। दरवाजा ढीला पड़ गया। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। प्राप्ति ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया तो वो लगभग खुल गया। उसने पूरा दरवाजा खोला और दोनों अंदर जाने लगी। अंदर एकदम अंधेरा था। दोनों अंदर आईं और आगे बढ़ने लगीं, लेकिन एकदम शांति और सुनसान थी। अंदर कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। तभी एकदम से लाइट आ गई और प्राप्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं और अलका की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। प्राप्ति की आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करे। पास खड़ी अलका भी बहुत हैरानी से सब कुछ देख रही थी, क्योंकि उनके लिए यकीन करना आसान तो नहीं था। तभी जान भागते हुए आया और प्राप्ति को हक कर लिया, जो अभी भी बिना एक्सप्रेशन के खड़ी थी। जहान खुशी से झूमते हुए अपने कपड़े दिखाते हुए बोला, ये देखो मम्मा, कितने सुंदर कपड़े हैं ना। ये मेरी बर्थडे पार्टी के लिए है। देखो ना मम्मा, ये सब मेरे लिए किया गया है। आपने ही किया ना ये सब।
ये सरप्राइज पार्टी आपने ही रखी है ना मेरे लिए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेता। वो अपनी मस्ती में बोले जा रहा था, ये सोचकर कि यह पार्टी प्राप्ति ने रखी है उसके लिए। लेकिन प्राप्ति अभी भी वैसे ही खड़ी थी। अलका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्राप्ति अभी होश में आ जाओ, देखो जान हमारा कितना खुश है। प्राप्ति कुछ नहीं बोली, लेकिन सामने खड़े अभिमान को घूर कर देखा तो अभिमान समझ गया कि उसकी अब बाट लगने वाली है। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद से बोला, लो अभिमान बेटा, अभी बेटे के लिए इतनी मेहनत की और अब माँ के गुस्से का कहर बर्दाश्त करने का टाइम आ गया है। तू तो गया अभिमान, क्या होगा अब तेरा? तभी निलय आया और अभिमान के कान में बोला, चल बेटे तेरी बारी आ गई है अब अभिमान खंडेलवाल की पेशी का वक्त आ गया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। इतना कहकर वो हंस दिया उसे चिढ़ाने के लिए। तो अभिमान बोला, तू मुझे हिम्मत देने की बजाय मुझे डरा रहा है? कैसा दोस्त है तू? नीलक कुछ बोलता उससे पहले ही प्राप्ति आई और अभिमान की बांह पकड़कर उसे तेजी से चलते हुए एक तरफ ले गई। सब लोग हैरानी से प्राप्ति की तरफ देख रहे थे और अभिमान की मॉम यह देखकर मुस्कुराते हुए उसके डैड से बोली, देखा आपने, किसी से न डरने वाला हमारा बिगड़ैल नवाब आज एक लड़की के सामने कैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अगर यही कोई और होता तो उसकी क्या मजाल के अभिमान को उसकी मर्जी के बिना हाथ भी लगा ले। डैड मुस्कुराते हुए बोले, अरे उसे प्यार की ताकत कहते हैं, आप भूल गई? हम भी ऐसे ही थे, दुनिया के सामने सख्त और आपके सामने दो मिलाते फिरते थे। इतना कहकर वो हंस दिए और उनकी मॉम भी उन्हें हल्के से चपत मारते हुए हंसने लगी। तभी उनका ध्यान जहान की तरफ गया तो वो जल्दी से उसके पास चली गई। जहान अलका से पूछ रहा था कि क्या यह पार्टी उसकी मम्मा ने रखी है। तभी वो आई और जहान के गाल को प्यार से छूते हुए बोली, जी हाँ बच्चे, ये पार्टी आपकी मम्मा ने ही रखी है आपके बर्थडे के लिए। उन्होंने आपको बताने से मना किया था क्योंकि वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। जहान उन्हें देखकर बोला, आप कौन है? वो प्यार से बोली, बेटा मैं, कुछ सोचते हुए, एक काम करो आप मुझे दादी बुला सकते हो, कैसा रहेगा? जहान कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मेरी तो कोई दादी नहीं है क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना, और दादी तो पापा की मम्मी होती हैं। तो जब पापा नहीं है तो दादी कैसे? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, तो एक काम करते हैं ना, आपके लिए हम एक पापा भी ले आते हैं। जहां निराश होते हुए बोला, लेकिन मम्मा नहीं मानती ना, मैंने कितनी बार कहा उनसे कि मुझे भी पापा चाहिए, लेकिन वो हमेशा मुझे डांट देती हैं इस बात पर, इसलिए कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, वो मानेंगी जरूर, और बहुत जल्द मानेंगी, देखना आप। जहान को सोते हुए, क्या सच में? हाँ ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ, आज से मैं आपको दादी बोलूंगा। उसकी बात सुनकर प्रज्ञा जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने जहान को गले से लगा लिया और बोली, हाँ आज के बाद मैं आपकी दादी हूँ, आप मेरे पोते, ठीक है दादी? जहान भी मुस्कुराकर बोला तो अलका भी मुस्कुरा दी। प्राप्ति अभिमान को हॉल में साइड में लेकर आई और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से बोली, समझते क्या है आप खुद को आखिर? जब जो मन में आएगा आप वो कर देंगे बस, बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले पर क्या बीतेगी। अभिमान उसे रिलैक्स करवाते हुए बोला, प्राप्ति मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी इससे, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और जहान की खुशी के लिए। उसके बोलने से पहले ही प्राप्ति बोल पड़ी, खुशी खुशी नहीं चाहिए मुझे कोई खुशी, समझे आप? और अभी अभी जो आपने किया उससे मैं खुश हुई हूँ भला। आप जानते हैं मेरी जान निकलते निकलते रह गई थी, बस अगर थोड़ी देर तक और जहान नहीं मिलता तो आज मैं भी मर। उसके इतना कहते अम्मान ने आगे आकर उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, खबरदार, ऐसी बात अगर अपने मन में भी लाई तो ऐसा कभी सोचना भी मत, कुछ भी बोले जा रही हो। कुछ नहीं होना था, सब मैंने प्लान किया था। हाँ जानता हूँ तरीका गलत था मेरा, लेकिन तुम ही बताओ, अगर मैं सामने से तुम्हें कहता पार्टी के लिए तो क्या तुम मान जाती? नहीं ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें और जहान को भी। मैं उस बच्चे को तरसते हुए नहीं देखना चाहता प्राप्ति। हाँ जानता हूँ कि तुम उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती हो, अपना हर फर्ज अच्छे से निभाती हो, लेकिन क्या इतना काफी है उसके लिए? खुद सोचो और बताओ मुझे। अरमान का हाथ अभी भी प्राप्ति के मुंह पर ही था और प्राप्ति खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी बात से शायद सहमत थी। अभिमान आगे बोला, सिर्फ उसे नहीं, मैं तुम्हें भी खुश रखना चाहता हूँ, हर खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें मैं उस दुनिया की।
तुम चाहो या ना चाहो। अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। देखो आज कितना खुश है जहान। सच बताना, आज से पहले कभी इतना खुश देखा है तुमने उसे? प्राप्ति खामोश थी तो वो बोला, नहीं देखा ना, क्योंकि एक बच्चे के लिए और भी बहुत कुछ जरूरी होता है। उसे हमने कहा है कि उसके लिए तुमने ये पार्टी रखी है, और ये सुनकर वो इतना खुश हुआ था कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। प्लीज प्राप्ति, भूल जाओ अपना गुस्सा और खुश हो जाओ आज के दिन। जहान बहुत खुश है, और अगर तुम पूरे मन से शामिल नहीं होगी तो उसकी खुशी भी अधूरी रह जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ आपसे, और तुम्हें भी। इतना कहते ही प्राप्ति ने उसे खुद से दूर धकेला, और अभिमान हैरानी से उसे देखने लगा। प्राप्ति ने अभिमान को धक्का दिया और बोली, क्यों? क्यों आप हमें खुश देखना चाहते हैं? आखिर हमारी खुशियों का ठेका ले रखा है आपने? क्यों आप बार बार कहते रहते हैं कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, या मेरे बच्चे को खुश रखना चाहते हैं? आखिर क्यों? उसकी बात सुनकर अभिमान बोला, प्राप्ति प्लीज शांत हो जाओ, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी सिर्फ जहान की खुशी के लिए यहाँ से चलो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। क्यों हमारी लाइफ के सारे ठेके उठाना चाहते हैं? ऐसा क्या रिश्ता है हमारे साथ आपका? वो गुस्से में बोले जा रही थी। अब अभिमान के लिए भी खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो उसके पास आकर उसे कंधे से पकड़ बोला, सवाल का जवाब जानना चाहती हो ना? सच सुनना चाहती हो ना? तो ठीक है, सुनो। हाँ, मैं खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें हमेशा। और हाँ, तुम्हारी खुशियों का ठेका उठाकर रखा है मैंने, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुमसे। डैम इट, यस, आई लव यू। बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती इतना प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी बात सुनकर प्राप्ति की आंखें बड़ी हो गईं, और वो हैरानी से अभिमान की तरफ देखने लगी। अभिमान आगे बोला, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहती हो ना, तभी मैं खुश रह पाता हूँ। अगर तुम खुश नहीं होती तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। हाँ, मेरी खुशियाँ तुम्हारे खुश रहने की मोहताज हो गई हैं। तो अब तुम इसे मेरा स्वार्थी होना कहो या कुछ भी, जब तुम अपसेट होती हो ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन करता है कि तुम्हारी परेशानी की उस वजह को ही जड़ से उखाड़ दूं, सब कुछ खत्म कर दूं। उसकी बात को प्राप्ति बड़ी हैरानी से सुन रही थी, क्योंकि उसके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। अभिमान उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, जिस एहसास से मैं पिछले 4 सालों से भागता फिर रहा था, जिस एहसास से मैं नफरत करने लगा था किसी के दिए हुए धोखे की वजह से, जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था, तुमने मुझे फिर से उस एहसास से मिलवा दिया, और साथ में यह भी एहसास करा दिया कि जो पहले था वो पता नहीं क्या था, लेकिन जो अब है वो प्यार है, सच्चा वाला प्यार। शायद इसलिए ही कहते हैं कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है। वो जो रूहानी मोहब्बत होती है ना, वो एक बार ही होती है, और वो अब हुई है मुझे, वो भी तुमसे। सच में प्राप्ति, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। पहली के साथ साथ आखिरी मोहब्बत हो मेरी। सारे एहसास सिर्फ तुम्हारे लिए हैं मेरे दिल में। सारा प्यार तुम्हारे लिए है मेरे दिल में। इसलिए तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता तुम्हारी तकलीफ। अब बताओ, क्या मैं गलत हूँ? उसकी पूरी बात सुनकर भी प्राप्ति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो समझ नहीं पा रही थी शायद कि क्या रिएक्ट करे, इसलिए खुद को किसी तरह से संयत करते हुए वो बोली, मैं वो जहान के पास जा रही हूँ। इतना कहकर वो जाने को हुई तो अभिमान ने झट से बोला, रुको, ऐसे मत जाओ। उसकी बात सुनकर प्राप्ति रुकी तो अभिमान ने वहीं पास पड़े रूम से एक बैग लाकर उसे दिया और बोला, बेटे की बर्थडे पार्टी में माँ भी स्पेशल दिखनी चाहिए ना। प्राप्ति कुछ बोलने को हुई तो वो पहले ही बोल पड़ा, अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें नहीं चाहिए, ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इसलिए बहस में टाइम वेस्ट नहीं करना है अब। आखिर हमारे बेटे का बर्थडे है आज। हमारे पर उसने स्पेशल जोर दिया था, जिस पर प्राप्ति उसे बस देखे जा रही थी। तो वो गुनगुनाते हुए बोला, ऐसे प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। जिस पर प्राप्ति ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और जल्दी से बैग लेकर अंदर चली गई। जिस पर अभिमान मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। वो बाहर गया जहाँ जहान उदास था, इस बात से कि उसकी मम्मा खुश नहीं है शायद, इसलिए उसका मूड भी खराब हो गया था। तो अभिमान आया और जहान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे चैम, क्या हुआ? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, और तुम ऐसे मुंह लटका कर खड़े हुए हो। चलो चलो केक काटो। जहान बोला, कैसे खुश हूँ? मम्मा तो खुश नहीं है, वो अब तक आई भी नहीं, और उनके बिना मैं कैसे केक काटूंगा? मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बिना कुछ भी। अभिमान सोचते हुए बोला, अरे हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो गई अब। कैसे लाएं तुम्हारी मम्मा को अब? वो तो नाराज है।
तो क्या पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? वो मुंह बनाते बोला। तो जहान भी उदास हो गया। तभी पीछे से प्राप्ति ने आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए और जहान बोला, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए जो भी हो आप अभी जाओ, मुझे नहीं करना सेलिब्रेट। हूँ, प्राप्ति बोली। ठीक है, फिर एक केक मैं काट लेती हूँ, आप रहने दो। उसकी आवाज सुनकर जहान ने जल्दी से उसके हाथ उठाए और मुड़कर उसे देखने लगा। प्राप्ति ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट बॉटल ग्रीन दुपट्टे के साथ पहना हुआ था, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। वो उसे देखकर खुशी से झूम उठा और उसे हक कर लिया। प्राप्ति ने भी उसे हक कर लिया और उसके सर पर हाथ फेरा। जहान उससे अलग हुआ तो प्राप्ति ने उसके माथे पर प्यार से किस किया और प्यार से आंखों में आंसू लिए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, मम्मा को माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी पार्टी स्पॉइल होने वाली थी ना, और आपका मूड भी। जहां जल्दी से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं मम्मा ऐसा मत कहो, आप आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और आपने तो मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी रखी है, तो आपको थैंक यू। मैंने पहली बार इतनी बड़ी पार्टी देखी है, और वो भी स्पेशली मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज। इतना कहकर उसने उसके गाल पर किस कर दिया। उनका ये प्यार देखकर सब लोग मुस्कुरा दिए। अभिमान प्राप्ति के पास आया और बोला, अब केक काट लें? जहान बोला, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो मिसिंग हैं। तभी एक तरफ से रूम का दरवाजा खुला और हाथ में बैलून और हैप्पी बर्थडे वाले फ्रॉक्स पकड़े हुए जहान के कुछ फ्रेंड्स भागते हुए आए, जिन्हें देखकर जहान झूम उठा और सभी आकर जहान के आसपास घूमने लगे और जोर जोर से हैप्पी बर्थडे गाने लगे। जहान ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ और वो भी उन सभी के साथ झूमने लगा, और उसे देखकर प्राप्ति आज बहुत खुश थी जहान को देखकर, क्योंकि जहान को सच में उसने आज तक इतना खुश शायद कभी नहीं देखा था। और अब उसे अभिमान की बात याद आ गई और वो उसकी तरफ देखने लगी, जो कि इस वक्त जहान को खुश देखकर खुद भी खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही प्राप्ति की नज़र खुद पर महसूस की तो उसकी नज़रें भी उसकी तरफ चली गईं, जिससे प्राप्ति ने जल्दी से नज़रें फेर लीं, क्योंकि अभिमान की कन्फेक्शन के बाद वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। अभिमान उसकी इस हरकत पर खुद में ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो प्राप्ति की हालत समझ रहा था इस वक्त। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।